हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज जिस चैप्टर को ग्रिप करने के लिए जो स्ट्रैटेजी आपके सामने है, उसे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नीट को लेकर के बच्चे सोचते हैं कि यार कैसे होगा। सिर्फ एक बात है, करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। बस कर डालो शुरू। चलिए आगे हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर 17 है क्लास 11 के सिलेबस से। और हमको ये बात समझनी है कि ब्रीदिंग हम क्यों करते हैं। देखो, जब हम चैप्टर 14 पढ़ते हैं क्लास 11th का रेस्पिरेशन इन प्लांट, वहां यह सिखाया जाता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्लूकोज से एनर्जी लेने का एरोबिक पाथवे है ना, तो वहां पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करने के लिए। और जब CO2 रिलीज होती है तो हमको ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करेंगे, इंस्पिरेशन, और ये CO2 जो रिलीज होगी इसे हमें बाहर निकालना है। तो ये चैप्टर पूरा इसी के बारे में है कि किस तरह से हम गैसियस एक्सचेंज देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखो, सबसे पहले आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर एक चैप्टर की शुरुआत में जो चैप्टर 4 एनिमल किंगडम है उसमें डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में किस तरह से वो पर्टिकुलर फिनोमेना हो रहा है। जैसे डाइजेशन में आपको कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ना है, इसी तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल, इसका आपको एक 2 कॉलम की टेबल बनानी है। और उसमें आप पाएंगे कि 4 या 5 रोज में आपको डिफरेंट एनिमल ग्रुप में रेस्पिरेशन के लिए, सपोज जैसे गिल्स हैं या बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, आर्थ्रोपोडा में आप पढ़ते हैं, ठीक है, या बॉडी सरफेस है, तो वो कंपैरेटिव अकाउंट जरूर देख करके जाना है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम होना है ये। उसके बाद में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं और इसके अंदर आता है लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, उसकी ब्रांचेस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये सारा पढ़ने के बाद अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के 3 स्टेप हैं। एक है ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें हम पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटीज पढ़ते हैं, या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी इसको कहा जा सकता है। उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और तीसरा पार्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये तीनों ही मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक में इंक्लूड हैं। को पढ़ने के बाद रेस्पिरेशन का रेगुलेशन, देन यू हैव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, एंड फाइनली जब आप लास्ट में आते हैं तो आप देखते हैं कि हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर के इजी टॉपिक्स को। इजी टॉपिक में बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। हम ब्रीदिंग हर समय करते हैं। कोई अगर पूछे ब्रीदिंग कब करते हो तो ये मत कहना सोचना, अरे नहीं, हम ब्रीदिंग हर समय करते हैं, लेकिन वो 2 टाइप की है, रेस्ट पर ब्रीदिंग और हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर स्ट्रेनस ब्रीदिंग। तो जो रेस्ट पर ब्रीदिंग होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है ना, तो वहीं पर हम ये देखते हैं कि हमारे डायाफ्राम और रिब केज कैसे काम कर रहे हैं, और फिर लंग्स में कितनी एयर आती है और जाती है, या फिर कितनी एयर आ सकती है और जा सकती है। ये मिलकर के बनता है पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी। बच्चों, आपको सिर्फ वॉल्यूम की वैल्यूज याद करनी है, क्योंकि कैपेसिटी तो उनके एडिशन से आना है, तो उसकी वैल्यू याद नहीं करनी है। और ये मैं आपको बता दूं कि पल्मोन वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स इन ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर मेडिकल साइंस। ठीक है, इसीलिए हर चीज पल्मोनरी पल्मोनरी के नाम से आती है। के बाद में इजी टॉपिक में जो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स है, इसको इजी टॉपिक में रखा गया है। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये इजी टॉपिक में है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जब आप ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं और फिर डीप इनटू द लंग्स आप जाते हैं एल्वियोलाई तक, तो वहां पर ध्यान रखना बच्चों कि कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है और रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा है। इन 2 चीजों का बहुत ख्याल रखना है। एक है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है जहां से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज रेस्पिरेटरी पाथ। ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझा करके चला है, ठीक है ना, तो आप भी इस पे फोकस रखिएगा। प्लस जो हमारा थोरैसिक चेंबर है जिसमें लंग्स रखे हुए हैं,
उसमें वेंट्रल साइड स्टर्नम, डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल रिब्स और लोअर साइड पर मस्कुलर अम्ब्रेला या फ्लैप दैट इज डायाफ्राम। इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना कि थोरैसिक चेम्बर का आएगा बनाओ। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। डिफिकल्ट एज सच नहीं है, बट जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, यहां पर थोड़ी सी फिजिक्स और थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, क्योंकि यहां बात होती है पार्शियल प्रेशर की। तो पार्शियल प्रेशर की बेसिस पर आपको समझना है कि डिफरेंट गैसेस अपने पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर किस तरह से डिफ्यूज कर रहे हैं। जब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी की बात आती है तो यहां फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है। और फिर हमें मालूम है कि एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज उनके बीच में जो गैसियस एक्सचेंज है दैट यू हैव टू सी इन दिस टॉपिक। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट यहां पर सीखना है, CO2 और O2। O2 में जब आप ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड स्टेट, तो वहां आपको याद रखना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व छोड़ करके नहीं जानी है। हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड एट 30 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ कोर्स यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और 100% सैचुरेशन रेयर है, मैक्सिमम सैचुरेशन परसेंटेज 95, 96, 97 तक जाती है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसपोर्ट आता है बच्चों, इसको याद रखना कि इसमें तीन तरह से बताया गया है। पहला है इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा, और जो दूसरा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो ये जरूर याद रखिएगा, हाउ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। जहां पर हम क्लोराइड शिफ्ट पढ़ते हैं और हमको पता चलता है कि प्लाज्मा में Na+ और Cl- है, राइट, और आरबीसी में K+ और बाइकार्बोनेट आयन है। तो उनका एक्सचेंज कैसे हो रहा है, क्लोराइड शिफ्ट इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमेना। और तीसरा है इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एंड अमीन ग्रुप ऑफ प्रोटीन, जहां बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। देन यू हैव इफेक्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड ऑन रेस्पिरेशन। इसको डिफिकल्ट टॉपिक में इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको पिन पॉइंट बता दिया यहाँ पर। आप याद रखिए कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा, और फिर को एज्मा की प्रॉब्लम है वो तो बहुत अवॉइड करते हैं इन सारी चीज़ों। ठीक है। देन ऑफ कोर्स हमारी बॉडी का हर एक सिस्टम नर्वस सिस्टम और हार्मोन के अंडर में है। तो जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वहां पर दो रिदमिक सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स, उसके ऊपर जो पॉन्स है वहां पर न्यूमोटेक्सिक सेंटर और कीमो सेंसिटिव एरिया इज सेंसिटिव टू टू केमिकल्स CO2 एंड प्रोटॉन। ये जरूर याद करके जाइएगा दैट ऑक्सीजन हैज नो सच डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग। ऑलराइट। एंड देन ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, चाहे वो एज्मा हो, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो या ब्रोंकियल एज्मा, उसके बाद में एम्फिसीमा एंड ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स। तो इनकी स्टडी बच्चों करके जाना है। छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, मार्क्स गिविंग चैप्टर है। ठीक है। तो इसको सीरियसली आप कर लीजिएगा। देखते हैं इस चैप्टर को करने की प्री रिक्विसाइट्स क्या है। देखो, नॉलेज ऑफ बेसिक बायोलॉजी, देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, क्योंकि हमको लंग्स के अंदर एल्वियोलाई तक जाकर के स्टडी करनी है और वहाँ कैपिलरी का नेटवर्क एल्वियोलाई से जो जुड़ा हुआ है वो यहाँ देखना है। देन बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जैसा मैंने लेक्चर में बताया, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, हम लिखते हैं अस्थमा और पढ़ा जाता है एज्मा। ठीक है। पास्ट ईयर वेटेज देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर की। देखो, 2023 में एक क्वेश्चन, 22 और 21 में दो दो क्वेश्चन, लेकिन आप देखिए कि 20 में और 19 में 4 क्वेश्चन आए थे। तो 5 इयर्स में अगर देखें तो टोटल 13 क्वेश्चन है। लेकिन ये देखो, अब क्योंकि हल्का हो गया था वेटेज, अब फिर से 24 और 25 में आप मान करके चल सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस चैप्टर से। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे तैयारी करिए, सेलेक्ट हो जाइए और मेडिकल कॉलेज में अपना पहला कदम रखिए। थैंक यू सो मच।